एवरीवन, सो वेलकम टू प्रो सीवीटी एंड आज हम करेंगे 20 एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन है आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी क्रिएटिविटी एंड ऑप्शन डी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपने अपनी बुक के अंदर पढ़ा होगा जो आर्ट है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, वो क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी जो है ये आर्ट में आता है क्योंकि आपको नॉलेज से नहीं आता, ये आर्ट है जो कि आपको सीखना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कोई बुक पढ़ ली और आपके पास क्रिएटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फिर भी। तो ये क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो आप इनमें से बताओ कि कौन सा उनमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, कौन सा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन ए फंक्शनल फोरमैनशिप, ऑप्शन बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऑप्शन सी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड ऑप्शन डी स्केलर चेन। सो जो स्केलर चेन है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्केलर चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, which of the following which objective of management focuses on reducing wastage and ensuring maximum utilization of resources। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जब नॉन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, तो किसी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज देखे, ठीक है, या फोकस करे रिड्यूसिंग वेस्टेज पे। सोशल ऑब्जेक्टिव, तो वेस्ट रिड्यूस करना या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये कोई सोशल इशू नहीं है, कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का इशू है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इशू है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आएगा इसका आंसर। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, वेस्ट जो है वो कम से कम हो, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी पर्सनल एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन डी लीगल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो होता है। मार्केट में बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो होता है कंपोनेंट इसका। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसका भी बहुत इफेक्ट होता है एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर है पर्सनल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, तो लीगल एनवायरनमेंट भी होता है कंपोनेंट, ये आपने पढ़ा होगा। एंड एक और होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन ये पर्सनल एनवायरनमेंट नहीं होता। पर्सनल एनवायरनमेंट आपने कहीं नहीं पढ़ा हो, क्योंकि किसी पर्सन के कुछ करने ना करने से कोई ऑर्गेनाइजेशन पे या बिजनेस के एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी का पर्सनल एनवायरनमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल एनवायरनमेंट जो है इसका आंसर होगा, ये कोई कॉम्पोनेंट नहीं है। चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये पर्सनल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस में इनमें से कौन सा है जो स्टेप नहीं है प्लानिंग प्रोसेस का। तो ऑप्शन ए है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो ये तो प्लानिंग में हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव हमें सेट करना होता है। ऑप्शन बी है डेवलपिंग प्रेमिसेस, तो ये भी हम करते हैं प्लानिंग के अंदर। ऑप्शन सी है रिक्रूटमेंट एंड ऑप्शन डी है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। तो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स ये भी प्लानिंग के अंदर होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं करते। प्लानिंग के अंदर हम रिक्रूटमेंट थोड़ी करते हैं। प्लानिंग के अंदर तो हम चीज़ें प्लान करते हैं, कैसे होगा, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिक्रूटमेंट प्लानिंग का पार्ट नहीं होता, तो ये जो है ये स्टेप नहीं है, ये आंसर आएगा। ठीक है, कि दिस रिक्रूटमेंट इज़ नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट डज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन।
ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिटेनिंग अथॉरिटी एट टॉप लेवल्स, एंड फोर्थ है रिमूविंग अथॉरिटी फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। तो आप देखो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट डज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ट्रांसफ़र कर दिया आपने किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप ये अथॉरिटी से भी समझ सकते हो कि ऑप्शन ए आएगा, ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है। टू सबॉर्डिनेट्स होता है, आपने किसी अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ताकि वो और अच्छे से एंड फ्रीली होकर काम कर सके। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। तो ऑप्शन ए रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी सिलेक्शन, ऑप्शन सी सुपरविजन एंड ऑप्शन डी ट्रेनिंग है। तो देखो स्टाफिंग होता है कि जब आप राइट जॉब के लिए राइट बंदा ढूंढते हो कि इस काम को कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो राइट प्लेस पे राइट पर्सन का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप रिक्रूट करते हो कि आपको क्या नीड है आपकी, एंड उस प्लेस पे किस टाइप का आपको बंदा चाहिए, क्या काम करना आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो उस टाइम पे आप करते हो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद आप उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो कि क्या काम करना है। सुपरविज़न जो है ये स्टाफिंग का काम नहीं है, ये कंट्रोलिंग के अंदर आता है सुपरविज़न। तो इसका जो आंसर है ये आएगा सी, सुपरविज़न। ओके, तो चेक कर लेते हैं, तो ये है सुपरविज़न। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन डायरेक्टिंग विच एलिमेंट इन्वॉल्व्स ensuring that employees are motivated to work towards achieving goals। तो ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है लीडरशिप, ऑप्शन सी है मोटिवेशन एंड ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग। तो देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, कि एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, तो ये मोटिवेशन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मोटिवेशन। बट कभी भी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो और एक आंसर देख के और फिर सीधा मार्क कर दो। आप चारों ऑप्शंस पढ़ो उसके बाद ऑप्शन मार्क करो, क्योंकि कई बार ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूजिंग दिए होते हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और गलत ऑप्शन मार्क कर दो, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये है मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द की फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑप्शन ए मेंटेनिंग लिक्विडिटी, ऑप्शन बी रेजिंग कैपिटल, ऑप्शन सी मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, एंड ऑप्शन डी नोन ऑफ द अबव। तो देखो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका फोकस ऐसा नहीं है कि रेजिंग कैपिटल या मेंटेनिंग लिक्विडिटी है, उसका ऑल ऑफ द अबव होता है कि आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो उसमें मेन जो है ऑप्शन सी आएगा कि मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, क्योंकि आपको सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप सिर्फ एक चीज़ करोगे कि रेज कैपिटल रेज करोगे या लिक्विडिटी मेंटेन करोगे। तो मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको उसमें मैनेज करना है, प्रोक्योर करना है, और कहाँ पे किस हिसाब से आपको पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो सब आता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ऑप्शन ए प्रोडक्शन, ऑप्शन बी पैकेजिंग, ऑप्शन सी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी क्वालिटी एश्योरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर देखो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्शन नहीं आता है, ठीक है, या क्वालिटी एश्योरेंस है, तो मार्केटिंग के अंदर ये क्वालिटी एश्योरेंस नहीं आता, ना ही कॉस्ट मैनेजमेंट आती है। आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, आप मार्केट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो किसी को, या प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो कैसे मार्केट के अंदर, वो होता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ किस में करते हो, पैकेजिंग में। पैकेजिंग मार्केटिंग का फंक्शन होता है पैकेजिंग, कि आपकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो कैसी है, मार्केटिंग के हिसाब से अच्छी है या नहीं है, उसमें आपने क्या चीज़ें करी है नहीं करी, क्या शो करना चाहिए पैकेजिंग के अंदर क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि वो मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पैकेजिंग है ये आएगा आंसर, क्योंकि फंक्शन होता है मार्केटिंग का, ठीक है। वैसे तो ये सिंपल सा आंसर है, बट आपको एक्सप्लेन लॉजिक के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि ये क्यों है ये क्यों नहीं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप बेसिक सा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो कि क्यों प्रोडक्शन या कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा एंड क्यों पैकेजिंग होगा। ठीक है, अगर आप भूल गए हो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पैकेजिंग इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो ऑप्शन ए कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी कंज्यूमर राइट, ऑप्शन सी कंज्यूमर ग्रीवेंस एंड ऑप्शन डी कंज्यूमर कंप्लेंट। तो देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर आपके कंज्यूमर राइट्स भी आते हैं, कंज्यूमर ग्रीवेंस भी आती है एंड कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी आती है, लेकिन कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। क्योंकि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल है नहीं है ये एक्ट थोड़ी डिफाइन करेगा। ये एक्ट थोड़ी कुछ कर सकता है इसमें कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो अपनी नहीं ले रहे हो। एक्ट क्या करेगा इसमें? किसी को अब सज़ा थोड़ी देगा कि आपने एक्सपायरी डेट क्यों नहीं चेक करी, आपने प्रोडक्ट लेने से पहले ये क्यों नहीं करा वो क्यों नहीं करा। ठीक है, तो कुछ भी हो तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये एक सोशल फैक्टर आ गया कि आपको फॉलो करना चाहिए, आपकी कंज्यूमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए एंड आपको फॉलो करना चाहिए। बट ये कोई एक्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये एलिमेंट का नहीं है, एलिमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ठीक है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोसेस of comparing actual performance with standards and taking corrective actions is called option A directing, option B planning, option C organizing and option D controlling। यहाँ पे बोला है कि comparing actual performance with standards and taking corrective actions। तो ये कब लोगे? जब पहली बात तो ये आप देखो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आप कब कब आएगा? जब आप काम करना शुरू कर दोगे, आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, डायरेक्टिंग कर ली, आपका काम डायरेक्टिंग हो गया, अब लोग काम कर रहे हैं, आपने सब कुछ कर लिया। तब उसके बाद जब लोग काम करेंगे उसके बाद आप चेक करोगे कि उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, स्टैंडर्ड के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या एक्शंस लूँ। तो सारे स्टेप्स खत्म होगा, लास्ट स्टेप जो है कंट्रोलिंग, ये उसके अंदर आता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि ये चीज़ सही है या नहीं है। आप ये इसे अगर आप भूल गए तो आप करेक्टिव एंड कंट्रोलिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप भूल गए तो उसके लिए एग्जाम में बता रहा हूँ कि जैसे टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, किस चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो फिर कि नहीं ये आपने ऐसे गलत करा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, आप करेक्ट करोगे उसको। तो आप कंट्रोल कर रहे हो वहाँ पे कि नहीं आपने गलत करा है, अब आप ऐसे करो, तो कंट्रोलिंग आ गया वहाँ पे। ठीक है, कॉमन सेंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बेसिक सा लॉजिक लगा के कर सकते हो अगर आप एग्जाम में भूल गए हो तो। ठीक है, चेक करते हैं आंसर। तो कंट्रोलिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए टू प्रमोट प्रोडक्ट सेल्स, ऑप्शन बी सेफगार्ड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ऑप्शन सी एनकरेज फॉरेन ट्रेड एंड ऑप्शन डी इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो देखो, प्रमोट प्रोडक्ट सेल्स तो ऐसा थोड़ी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आप सेल्स प्रमोट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। ना ही फॉरेन ट्रेड इंक्रीज होगा, इससे एनकरेज होगा, ना ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा? सेफगार्ड होगा कंज्यूमर इंटरेस्ट का। अगर कोई कंज्यूमर है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो मेन पर्पस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यही है कि आपको कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इसका आंसर आएगा बी, सेफगार्ड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए हम। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे ए यूनिटी ऑफ कमांड, बी डिसिप्लिन एंड सी ऑर्डर है। एंड यहाँ पे नो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट एंड ओबीडियंस टू रूल्स। ठीक है, तो आप अगर एक एक करके मैच कर सकते हो। मेरे को सिंपल से यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस टू रूल्स। ठीक है, डिसिप्लिन एंड रूल आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बी का आ गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ डायरेक्टली चेक करेंगे कि बी का थर्ड कहाँ है। तो यहाँ आप देखोगे सीधा फर्स्ट में। ठीक है, तो अब बी का ये थर्ड आ गया। अब हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार मैच कर लेंगे कि सी और ए का सही दे रखा है या नहीं। तो ए का है यहाँ पे 2, यूनिटी ऑफ कमांड का है वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट, तो ये भी सही है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि कमांड जो है वो एक पर्सन के हाथ में रहे, तो वन बॉस फॉर वन सबऑर्डिनेट। एंड सी आ गया ऑर्डर, नो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसका, ए का 2, बी का 3 एंड सी का फर्स्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं सही है हम, ये गलत है। ओके, तो हाँ, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
मैच द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स विद देयर फोकस। ऑप्शन ए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑप्शन सी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एंड इधर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन वन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन टू एग्रेसिव सेलिंग एंड ऑप्शन थ्री प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, ये देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट मेरे को पहले दिख गया कि बी का सेलिंग कॉन्सेप्ट और ये एग्रेसिव सेलिंग, तो ये सेलिंग सेलिंग आपस में मैच हो रहा है क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट यानी एग्रेसिव सेलिंग के बारे में बात हो रही है और कोई ऑप्शन इससे मैच हो भी नहीं रहा है। तो हमें पहले दिख गया कि बी का ऑप्शन क्या है, सेकंड। अब यहाँ हम देख रहे हैं बी का सेकंड जो है ये दो के अंदर है, सेकंड के अंदर भी है, फोर्थ के अंदर भी है। ठीक है, तो अब जो है हम मैच करेंगे बाकियों को। तो अब हम ए पे आ जाते हैं या सी पे भी जा सकते हैं, किसी पे भी आपके। तो अब ए पे आए तो यहाँ है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब यहाँ ए का या तो थर्ड होगा या फर्स्ट होगा, तो यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किससे मैच खा रहा है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मैच होगा नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी से हाँ। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ आप प्रोडक्ट मैच हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तुरंत देखना है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी, सेलिंग कॉन्सेप्ट है एग्रेसिव सेलिंग, ये मैच हो गया, तुरंत आपको सीधे सेकंड ऑप्शन आपने मार्क कर दिया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, ये असर्शन है आपका एंड रीजन है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग से जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये भी सही है एंड ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू तो आएगा। ठीक है, अब क्या जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो अब हम आप देखो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की, तो उससे क्या है रिसोर्सेज की अगर यूटिलाइजेशन होगी तो वेस्टेज कम होगा। हमें वेस्टेज ही तो कम करना है ना, अगर वेस्टेज कम हो गई तो अपने आप ही वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन आ गया, इफ़िशियंसी आ गई। तो इसलिए ये जो है आर इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो हम देखते हैं कि इसमें लिखा है, तो ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा ए। ठीक है, 16 का ए, तो ये आ गया। ठीक है, ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। Assertion: leadership is important for influencing and guiding employees. Reason: leadership only focuses on achieving financial objectives. तो ये तो देखो सही लग रहा है कि लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज, तो ये तो सही बात है। लेकिन लीडरशिप ओनली फोकस ऑन अचीविंग फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा तो नहीं होता, ये तो फॉल्स हो गया। तो अगर दूसरा गलत हो गया एंड पहला सही, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स मूर्तिया कहाँ है, तो ये सी के अंदर है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड है स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, थर्ड स्टेप है डायरेक्टिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो पहला ऑप्शन तो सही है, कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद तो कोई और स्टेप होता नहीं है, तो कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप हो गया, तो ये आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट जो क्या है, ये क्या कहता है, स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो ये भी सही बोल रहा है। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, राइट प्लेस पे राइट पर्सन को प्लेस करते हैं। ठीक है, सही जगह पे सही आदमी को लगाना काम पे, सही आदमी को सही काम देना, जिसको जो आता है उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे हम रिक्रूटमेंट भी करते हैं, सिलेक्शन भी करते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस ये स्टाफिंग वाला भी सही है। अब डायरेक्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये देखो गलत है। डायरेक्टिंग तो हर जगह चाहिए, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक छोटी सी दुकान हो या कोई बड़ा सा शोरूम हो, हर जगह डायरेक्टिंग इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिंग के बिना तो आपका काम नहीं होगा, चाहे आप फिल्म बना रहे हो, शो बना रहे हो, वहाँ भी डायरेक्टर चाहिए हर जगह, चाहे छोटा सा ही शो क्यों ना हो, चाहे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाल रहे हो, वहाँ पे भी पहले आप डायरेक्टिंग चाहिए, चाहे आप 2 मिनट की वीडियो बनाओ चाहे 2 घंटे की बनाओ, पहले आप प्रोसेस डिफाइन करोगे ना, डायरेक्शन डिफाइन करोगे, तो डायरेक्टिंग तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो सिर्फ 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट आएगा, तो 1 एंड 2 ओनली। ओके, तो 1 एंड 2 ओनली हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
Which of the following statements are incorrect? Option 1, marketing involve only selling. Option 2, financial management includes investment decisions. And option 3, coordination is a separate function of management. तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 ओनली, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ओनली सेलिंग, तो ये गलत है। मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग थोड़ी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। और वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती है। ऐसा थोड़ी सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही लेते हो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो 1 and 2 तो गलत है। अब 3 आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑप्शन ही क्या है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, फिर भी आप पढ़ लो। कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सही है, ठीक है। तो इसलिए 1 and 2 स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो गलत है, तो 1 and 2 आ जाएगा इसका ओनली। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, तो इट इंक्लूड्स और भी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। मेरे को लगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब सिर्फ उसके बारे में बोल रहा है, नहीं, इंक्लूड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो हाँ, इन्वेस्टमेंट होती है और भी चीज़ें होती है, बट इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सॉरी, एंड कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये गलत हो गया, ठीक है, माय मिस्टेक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, इतने सारे क्वेश्चंस करके मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वही मैं डाउट हुआ मेरे को। इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैं आपको बोला था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और भी चीज़ें होती है, बट ये ऑप्शन तो करेक्ट हुआ ना फिर उस हिसाब से कि इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, तो इसका आएगा 1 and 3 ओनली, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट भी हो सकता था, पर थर्ड भी गलत है। कोऑर्डिनेशन इज सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर क्या है आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है, हाँ, ये हमारा मैच हो गया, तो सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ प्लान फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम? ऑप्शन ए ऑपरेशनल प्लान, ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक प्लान, ऑप्शन 3 एक्शनल प्लान, एंड ऑप्शन डी फाइनेंशियल प्लान। तो विच टाइप ऑफ प्लान फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम? तो इसका आएगा ऑपरेशनल प्लान। आपको किसी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक गोल अचीव करना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है स्पेसिफिक, ठीक है। तो ऑपरेशनल प्लान के अंदर कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर आप ये नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटजिक प्लान तो होता है ओवरऑल किसी पर्टिकुलर गोल के लिए स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ इस चीज़ के लिए। स्ट्रेटजिक तो हर चीज़ के लिए होता है ना, ऐसा ओवरऑल स्ट्रेटजी हमारी क्या है, ये स्ट्रेटजिक प्लान आपने क्या बनाया, ठीक है। तो इसलिए इसका आएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। थैंक यू, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।